आज के वीडियो में सेलों के समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन और उसके व्यंजक पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड इट्स एक्सप्रेशन डालूंगा। सेलों के समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में सुन लें। जब प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक साथ एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं तो उसे सेलों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ लॉ। आपको पता है ना, ये सेलों के समूहन का दूसरा तरीका है, इसलिए यहां 2 नंबर दिए हैं। 2 में सेलों के समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन तथा उसका व्यंजक पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड इट्स एक्सप्रेशन। जब प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक साथ एक बिंदु ए पर देखिए, जब प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक साथ एक बिंदु ए पर, वही बात यहां लिखा है, जब प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक साथ एक बिंदु ए पर तथा ऋण ध्रुव को एक साथ दूसरे बिंदु बी पर, ऋण ध्रुव को एक साथ दूसरे बिंदु बी पर जोड़ते हैं तो उसे सेलों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ए और बी को प्रतिरोध या चालक के सिरे से जोड़ दिया जाता है। ए और बी को प्रतिरोध कहें या चालक के सिरे से, देख रहे हैं, ए और बी को जोड़ दिया जाता है, जिसे धारा प्रवाहित करनी है। अगर प्रत्येक सेल, इसे पहले ये जान लीजिए कि सेलों के समांतर क्रम समूहन में सेलों की संख्या m है, यानी कि सेलों के समांतर क्रम समूहन करने में मैंने सेलों की संख्या m रखा है, जो यहाँ लिखा है m सेल्स, यानी कि यहाँ सेलों की संख्या m है, यहाँ सेलों की संख्या m है। आप समझिए, अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो फिर से समझें, अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, देख रहे हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एप्सिलॉन है। और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। और ये जो है बाह्य प्रतिरोध देख रहे हैं, कैपिटल R है, कैपिटल R। फिर से समझें, अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन,
तथा आंतरिक प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध आर, और बाह्य प्रतिरोध आर, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। समझ रहे हैं नु? यहां पर इशारे से भी बुझ जाएंगे कि कब कौन से आर का नाम रख रहा हूं। फिर से यहां समझें, अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, देख रहे हैं प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एप्सिलॉन है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। इस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर हो, तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल जानते हैं कितना माना जाता है? जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है उतना परिपथ का भी माना जाता है। इसीलिए लिखा गया है परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल बराबर एप्सिलॉन। माना कि बैटरी का परिणामी आंतरिक प्रतिरोध आर डैश है, तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम नियम से, समांतर क्रम नियम से क्या होगा? वन बाई क्या होगा? 1 बाई हो जाएगा आपको परिणामी, 1 बाई परिणामी प्रतिरोध बराबर 1 बाई पहले सेल का प्रतिरोध प्लस 1 बाई दूसरे सेल का प्रतिरोध। इस तरह सेलों की संख्या m है, इसलिए लिख देंगे क्या? प्लस डिटो डिटो m पदों तक। 1 बाई आर डैश रह जाएगा, बराबर में रह जाएगा, बराबर के बराबर रह जाएगा, और ये m पदों तक गया है 1 बाई आर, इसलिए 1 बाई आर से m में गुना कर लेंगे, जो ऐसे हो जाएगा m से 1 में गुना होकर m बटा आर रह जाएगा। तिर्यक गुना करेंगे तो m से आर डैश में गुना होगा m आर डैश, अब बराबर r से 1 में गुना होगा r, इसलिए r डैश अपनी जगह पर रह जाएगा, ये स्मॉल r अपनी जगह पर रह जाएगा, और m गुना है तो भागा हो जाएगा। परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो इसके लिए बाह्य प्रतिरोध R और ये आंतरिक परिणामी आंतरिक प्रतिरोध R डैश बराबर हो जाएगा क्या? R प्लस R डैश का मान अभी मैंने निकाला है ना, R डैश का मान मैंने अभी निकाला था R बटा M। इसको तोड़ा जाए तो क्या होगा? मान लो इसके नीचे एक छुपा है, तो एक और M का एलसीएम M होगा, एक से M मरते कटेगा, M से R में गुना करेंगे, M से कैपिटल R में गुना करेंगे, M इंटू कैपिटल R, और प्लस M से M एक बार में कटेगा, एक से R में गुना, स्मॉल r में गुना करेंगे, M से M एक बार में कटेगा, एक से स्मॉल r में गुना करेंगे, स्मॉल r रह जाएगा। परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल, तो एप्सिलॉन बटा कुल प्रतिरोध M इंटू कैपिटल R बटा ये सुन लीजिएगा, परिपथ में कुल धारा I बराबर कुल, परिपथ में कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बटा कुल प्रतिरोध M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r जो यहां निकला हुआ है, और बटा M यहां निकला हुआ है, यही चीज यहां डाला हूं। और में है, और क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं, M से एप्सिलॉन में गुना करेंगे, M एप्सिलॉन, M एप्सिलॉन, M से ये मतलब क्या होता है कि एप्सिलॉन का बटा है M,
इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटा एम। तो पलट जाएगा ऊपर, तो एम से एप्सिलॉन में गुना होके हो जाएगा क्या, एम एप्सिलॉन बटा एम इंटू कैपिटल आर अब प्लस स्मॉल आर। अब देखिए आई का मान इतना प्राप्त हो गया। अब इसके लिए इसको अगर चाहूं मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसलिए आई बराबर ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इसलिए आई बराबर एम इंटू एप्सिलॉन बटा एम इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसमें दो स्थितियां, इसमें दो स्थितियां संभव हो सकती हैं, इसमें दो स्थितियां संभव हो सकती हैं। इसमें दो स्थितियां संभव हो सकती हैं। इसमें दो स्थितियां संभव हो सकती हैं। नंबर एक, जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। तो आई रह जाएगा और बराबर में स्मॉल एम इंटू एप्सिलॉन, स्मॉल एम इंटू एप्सिलॉन। अब बटा क्या है, ये मतलब आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माने हैं, तो आर नगण्य हो गया, खत्म हो गया, तो बटा में रह जाएगा एम इंटू कैपिटल आर। एम से एम कट जाएगा, इसलिए हमारा आई बराबर क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन बटा कैपिटल आर। इससे यही जाहिर होगा परिपथ में धारा क्या होगी, परिपथ में जो धारा होगी एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगी। इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित धारा एक के सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगी। दो नंबर, अगर बाह्य प्रतिरोध अगर बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो तो आई बराबर एम इंटू स्मॉल एम इंटू एप्सिलॉन और बटा, तो ये जो है बाह्य प्रतिरोध यानी कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर नगण्य है, तो ऐसे स्टेज में क्या बचेगा, केवल स्मॉल आर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम इंटू एप्सिलॉन बटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी यूं लिख सकता हूं, आई बराबर एम इंटू एप्सिलॉन बटा आर।
इससे क्या जाहिर हो रहा है कि परिपथ में धारा एक सेल से प्रवाहित धारा की m गुना होगी। इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा की m गुना होगी। फिर से सुन ले। इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा की m गुना होगी। एक सेल से प्रवाहित धारा की m गुना एक सेल से प्रवाहित धारा की m गुना होगी।